गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। ऑफिसर्स ऑन ट्रैक जिस मुद्दे पर आज हमारी बातचीत हो रही है, इस सीरीज में जिस मुद्दे पर आज हमारी बातचीत हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओए और एओए पर हमारी चर्चा होने वाली है। क्लियर है मित्रों? कंपनीज एक्ट पर हमारी शुरुआत हो चुकी है। कंपनीज क्या होती हैं, कंपनीज की डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। कंपनी कितने प्रकार की होती है, इस पर पिछली 2 मुलाकातें हम लोगों की हो चुकी है। आज हम बातचीत करेंगे एमओए और एओए पर। आराम से शुरू करते हैं, बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा। आसान सा टॉपिक है, बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बनाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अगर एकाग्रता से सुन भी लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आराम से सुनते चलिएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है, किस क्लॉज में क्या लिखा गया है ये भी पूछा जाता है। एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। इस पूरी सीरीज में हमारी बातचीत मॉड्यूल ए बी सी पर हो चुकी है। वो सारी क्लासेस आपको लाइव सेक्शन में इसी चैनल पर दिख जाएंगी, और अगर कोई क्लास लाइव सेक्शन में नहीं दिख रही तो वीडियो सेक्शन में दिख जाएगी। मॉड्यूल डी पर भी इसके पहले के जो टॉपिक हैं, कंपनीज एक्ट के पहले के जितने भी टॉपिक है वो भी सारे डिस्कस हो चुके हैं। और लगभग मॉड्यूल डी को अगर मैं कहूं आज की क्लास के साथ साथ, तो लगभग 70% के आसपास हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। थोड़े टॉपिक्स और बचे हैं जिन पर मैं भी आगे आपसे बातचीत करूंगा। ये सीरीज जो है आपका पूरा सिलेबस कवर कर रही है, बीआरबीएल का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चारों मॉड्यूल में। अब से बात करते हैं एमओए और एओए क्या होता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है, जब भी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना होता है, तो कंपनी के कुछ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी को कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आरओसी के पास कंपनी को रजिस्टर्ड करना जरूरी होता है। क्लियर है? उनमें से जो प्रिलिमिनरी 2 डॉक्यूमेंट्स हैं वो है एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब क्या अंतर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में? सबसे पहले एमओए की बात कर लेते हैं। देखिए, एमओए को हम कंपनी का चार्टर बोल सकते हैं या कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। भाई, चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि कौन कौन सा काम आपको करना है, कौन सा काम आपके लिए जो है आपके लिए नहीं कर सकते, आपके लिए प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, किस नाम से आप काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आपके सारे जनरल प्रोविजंस के विषय में। चार्टर बताते हैं आपके नियमों के विषय में। क्लियर है कि क्या आप कर सकते, क्या आप नहीं कर सकते, किस नाम से आप काम करेंगे, क्या आपके दायरे के अंदर आता है, ये बताता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर। तो ये बिल्कुल किसी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर के रूप में काम करते हैं। और ये सबसे प्रमुख डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी के बारे में ये बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी क्या काम करने वाली है, कंपनी कितनी पूंजी के साथ शुरू होने वाली है, कंपनी की पूंजी शेयर्स में कैसे डिवाइड किए जाने वाले हैं, कंपनी किस नाम से काम करेगी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है। ये सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपका देता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबऑर्डिनेट होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली ये क्लियर करता है, ध्यान से एक बात को समझिएगा, बेसिकली ये क्लियर करता है शेयर होल्डर्स के मध्य में, बाकी थर्ड पार्टी के मध्य में, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किस नाम से और क्या काम करने जा रही है, मेन पर्पस ये है, और कितनी पूंजी के साथ ये कंपनी शुरू हो रही है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन असल में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है थर्ड पार्टी का कंपनी के साथ। क्लियर है? यानी अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने ड्राफ्ट किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्लियर किया है कि भाई हमारा ये काम है, कंपनी इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने जा रही, कंपनी इतनी पूंजी के साथ काम शुरू हो रही, कंपनी ये काम कर सकती है, कंपनी इस नाम से काम कर रही है। तो अगर आप एक थर्ड पार्टी हैं तो आपको इस कंपनी के विषय में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो किससे मिलेगी? वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी क्या करने वाली है, थर्ड पार्टी के साथ उसका कैसा रिलेशन एस्टैब्लिश होगा, ये तय कर देती है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबऑर्डिनेट होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे ऊपर रखा जाता है कंपनीज एक्ट, उसका सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबऑर्डिनेट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से अलग होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेज होते हैं, जो 6 महत्वपूर्ण क्लॉजेज हैं, जो एक एक विषय के बारे में बातचीत करते हैं, क्या बताते हैं, उन पर हम 5 पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी कंपनी के, जिनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम कंपनी का चार्टर कह सकते हैं, हम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जो कंपनी के सारी बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करता है अपने एमओए के माध्यम से। अच्छा, चाहे वो एमओए हो, चाहे एओए हो, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट होने का मतलब है ये आपको कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आरओसी के पास मिल जाएंगे, ये पब्लिक
पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी कोई कंपनी डील करने जाती है तो ये माना जाता है कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा। इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोलते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों के दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं, ये सबके लिए, कोई भी इसे पढ़ सकता है। कंपनी की वेबसाइट पे जाके, आरओसी के पास जाके आप किसी भी कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक नोटिस की तरह, एक पब्लिक नोटिस की तरह, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह ये काम करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं सबसे पहले एमओए पर, विषय मैंने आपको जानकारी दी है, उसको यहां पर हम पढ़ लेते हैं कि एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट कंटेन्स द एसेंशियल रेगुलेशन गवर्निंग द कंपनीज फॉर्मेशन। कंपनी का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके संबंधित जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस होते हैं उनके बारे में बात करेगा। जैसे कंपनी किस नाम से काम कर रही है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा। जैसे अगर मैं कोई थर्ड पार्टी हूं और मैं किसी कंपनी के साथ कोई डील करने जा रहा हूं और मुझे कोई लीगल नोटिस भेजनी है या मुझे कोई कम्युनिकेशन करना है, तो मेरे पास कंपनी का एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सब तो होना चाहिए। तो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अभी आप एक क्लॉज देखेंगे, दूसरा एक क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस का क्लॉज, जो आपको बताता है कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में है, उसका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, वो सारी चीजें आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में दिखाई देंगी। इट स्पेसिफाइज हाउ द कंपनी विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट टाइप इट जॉब इट विल परफॉर्म। किस तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइज होगी और किस प्रकार का जॉब ये कंपनी परफॉर्म करेगी। कौन बता रहा है आपको? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का? इट लेज आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का है। इट इज द बेसिस अपॉन विच द कंपनीज स्ट्रक्चर इज बिल्ड। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो बेसिस है जिसके आधार पर आपकी कंपनी बिल्ड होती है। क्लियर है? Its objective is to inform shareholders, creditor and other who engage with the company about the company's permissible spectrum of operation. ऑब्जेक्टिव बता रही भैया, उसके बियॉन्ड आप जाके काम नहीं कर सकते। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में जो ऑब्जेक्टिव कंपनीज ने बता रखे हैं उसके बियॉन्ड आप जाके काम नहीं कर सकते। अगर आप बियॉन्ड उसके जाके काम करेंगे तो वाइड हो जाएगा। तो जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है, या जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, या जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, बेसिकली वो ये इन्फॉर्म कर पाते हैं अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से कि कंपनी का क्या परमिसेबल जॉब क्या है, उसको किस काम करने की अनुमति है। अगर वो उससे बाहर जाके काम कर रहा है या उससे डिफरेंट जाके वो काम कर रहा है तो ये वॉइड माना जाएगा, उसे हम लीगली जो है वैलिड नहीं मान सकते हैं। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स ऑफ द कंपनीज पावर। ये डिफाइन करता है कंपनी की लिमिट और कंपनी का पावर। क्लियर है इतनी बात? तो एक चार्टर के रूप में ये काम करता है, जो कंपनी के जो लीगल बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मिलते हैं। क्लियर है? अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस होते हैं, एक एक करके सारे क्लॉज को हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहला है नेम क्लॉज और दूसरा है रजिस्टर्ड क्लॉज। नेम क्लॉज क्या है? देखिए, कंपनी जो भी होगी वो किसी ना किसी एक नाम से काम करेगी। अब अगर वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो उसे ये मेंशन करना होता है अपने नाम के अंत में, यानी सफिक्स के रूप में, कि वो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। नाम से ही हम किसी कंपनी को रिकॉग्नाइज करते हैं। कंपनीज लॉ ये कहता है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि कंपनी का जो नाम है वो किसी दूसरे नाम से मैच नहीं करना चाहिए। दूसरी कंपनी के नाम को आप नहीं रख सकते हैं। कंपनी का नाम ऐसा ना हो कि वो आपको किसी तरीके का मिसलीडिंग नाम ना हो। क्लियर इतनी बात? किसी तरीके से नाम आपको मिसलीड ना करता हो। हाँ, अगर कोई समानता पाई जाती है दो कंपनीज के नाम में तो उसे रेजोल्यूशन पास करा के सरकार की अनुमति लेके बदला जा सकता है। तो नाम जो आपका होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी कंपनी से मैच कर रहा हो, मिसलीडिंग नाम हो, ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी किस नाम से काम कर रही है, क्या नाम है कंपनी का, वो हमें नेम क्लॉज बताता है। कंपनी अपने नाम के अंत में, जैसे अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने नाम के अंत में जो है सफिक्स में रखेगी, या अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो करेगी। क्योंकि कंपनी ज्यादातर मामलों में क्या होती है भैया, लिमिटेड लायबिलिटी होता है। कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी, जहां पर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी या मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड नहीं होती। तो कंपनी का नेम क्लॉज ये बताता है कि वो किस नाम से होगी, और ये भी बताता है, ये गाइडलाइन ये भी देता है कि कंपनी के नाम में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अदरवाइज कंपनी का नाम क्या हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है। क्या नेम क्लॉज में परिवर्तन किया जा सकता है? तो बिल्कुल, रेजोल्यूशन पास करके सरकार की अनुमति लेके कंपनी के नेम क्लॉज में परिवर्तन किया जा सकता है, कंपनी का नाम बदला जा सकता है। क्लियर है? देखिए, दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंपनी। ये क्लॉज बताता है कि कंपनी अपने किस ऑफिशियल नाम के साथ काम करिए। अ पब्लिक कंपनी मस्ट बी विद द लिमिटेड एंड अ प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी या तो लिमिटेड या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखेगी, या तो फिर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा जाता है। पिछली मुलाकात में हम लोगों ने बातचीत की है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी में भी पिछले वाले डिस्कशन में ही इसकी चर्चा की गई। द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और मिसलीडिंग विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी। किसी पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नाम आपका नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नाम नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर ऐसा कोई समानता मिल रही है तो उसे परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट,
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में होगा, उसका क्या एड्रेस होगा, कहां पर वो लोकेटेड है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बताता है। इसमें भी चेंज किया जा सकता है। रेजोल्यूशन देखिए ऐसा नहीं है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करके इसको अल्टर किया जा सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को भी अल्टर किया जा सकता है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई शेयर होल्डर है, मेंबर है, अगर उसे कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है, कंपनी को कोई लेटर भेजना है, कोई लीगल नोटिस भेजना है, तो वो कहां भेजेगा? तो ऑफिस जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है वो बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है, उसका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होगा। तो अब अगर आप देखोगे भैया, अभी हमने 6 क्लॉज में से खाली ये 2 क्लॉज ही देखें, तो ये क्लॉजेस बेसिकली क्या बता रहे हैं, कंपनी के बारे में सारी लीगल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। इसीलिए इसको हम कंपनी की एक नियमावली, एक चार्टर के रूप में हम देखते हैं। क्लियर है बाबू इतनी बात? खैर, जो रूल्स और रेगुलेशन है अभी हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, लेकिन ये आपको सारी बेसिक लीगल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और कभी अगर आपसे पूछा जाए कि जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है बेसिकली ये किसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करता है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करता है। देखिए, दिस क्लॉज स्टेट द स्टेट इन विच द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। ये क्लॉज बताता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में जो है स्टैब्लिश किया गया। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द लीगल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? बेसिकली वो ऑफिस है जहां वो इसका एड्रेस है जहां पर आप लीगल नोटिस, कोई कम्युनिकेशन के लिए लेटर वगैरह भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज और लायबिलिटी क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्लॉज ये बताता है कि कंपनी किस लिए शुरू हो रही है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो प्रॉफिट कंपनी होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या वो काम करने वाली है। कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। यदि वो ऐसा कर रही है, ध्यान समझिएगा, तो वो काम वैलिड नहीं होगा, उसे वाइड माना जाएगा, वो एक्टिविटी वाइड मानी जाएगी। और इसी को ध्यान से एक बात को सुनते चलिएगा, इसी को हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस। ये अल्ट्रा वायरस कहा जाता है जब आप कंपनी होते हुए अपनी क्षमताओं के बाहर जाके, अपनी लीगल कैपेसिटी के बाहर जाके काम करते हैं, तो इसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। ये अल्ट्रा वायरस इसको कहते हैं। क्लियर है? जिसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, क्षमता के बाहर जाके काम करना। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बेसिकली बताता है कि आप क्या काम कर सकते हो। आप इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर या ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाके आप काम नहीं करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जा रहे हैं तो इसका मतलब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जा रहे हैं, इसका मतलब आप अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका मतलब वो वाइडेबल होगा, उसको लीगल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? तो क्या है भैया ऑब्जेक्ट क्लॉज का बताया, इट डिफाइंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड पर्पस फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। ये बताता है भैया कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंपनी का पर्पस क्या होगा जिसलिए कंपनी एस्टैब्लिश की जा रही। द कंपनी कैन नॉट कैरी आउट एक्टिविटीज बियॉन्ड दीज स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखे गए हैं उससे बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेगी तो यही अल्ट्रा वायरस माना जाता है। नेक्स्ट आपका लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि कंपनी किस प्रकार की है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। लायबिलिटी क्लॉज ये बताता है कि कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो किस नेचर की लायबिलिटी है। कंपनी में एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन अब लिमिटेड लायबिलिटी में भी कंपनी किस प्रकार की है, कंपनी ने क्या अपने शेयर्स बाजार में जारी कर रखे हैं। तो अगर बाजार में जारी कर रखे हैं तो शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की लायबिलिटी उतनी ही है जितना अनपेड बैलेंस है। क्लियर है? जैसे कल हम लोगों ने इसको परसों वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि लायबिलिटी के आधार पर कंपनीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा था। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ना, या जिसको क्या नाम है, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, या लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, या लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी कंपनी। तीनों प्रकार का हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो लायबिलिटी क्लॉज बेसिकली बताता है कि कंपनी किस प्रकार की लायबिलिटी, मेंबर्स की किस प्रकार की लायबिलिटी। अगर कंपनी ने पब्लिक में अपने शेयर जारी कर रखे हैं तो जो भी मेंबर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी बस उतनी ही है जितना अनपेड बैलेंस है, कंपनी की डेट बुक में कुछ भी हो। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो इस लायबिलिटी क्लॉज में जो मेंबर्स हैं वो बताते हैं भैया कि अगर आप वाइंड अप होंगे, अगर आप लिक्विडेशन के फेज में जाओगे तो हम कितना निश्चित फिक्स्ड अमाउंट आपको देने का प्रॉमिस करते हैं। जितना अमाउंट फिक्स देने का प्रॉमिस किया गया वो गारंटी कहलाती है और वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहलाती है। तो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी के लायबिलिटी क्लॉज में आपको ये पता चलता है कि कंपनी किस नेचर की, कंपनी में जो लिमिटेड लायबिलिटी है वो किस नेचर की है, वो ये बताएगा, वो एक्सप्लेन करेगा कि कंपनी के मेंबर्स की क्या लायबिलिटी है। वो लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, दोनों के लक्षण है, लिमिटेड बाय शेयर एज वेल एज गारंटी है, वो पता चलेगा आपको लायबिलिटी क्लॉज में। दिस क्लॉज एक्सप्लेन्स द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज मेंबर। ये बताता है कि कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी। क्लियर है? अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जितना आपने अमाउंट देने के लिए कहा है वाइंड अप होने की कंडीशन में या कंपनी के लिक्विडेशन के फेज में, आज तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी और मेंबर्स की लायबिलिटी होगी बस उतने अमाउंट की जितना अमाउंट उन्होंने वाइंड अप होने के केस में देने का प्रॉमिस किया हुआ है। या अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो जो अनपेड बैलेंस है उस
शेयर कैपिटल पर वो आपको पे करना होगा, बस उतनी की लाइबिलिटी होगी। इन मोस्ट कंपनीज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट है ना ऑन द शेयर। ज्यादातर कंपनीज जो लिमिटेड बाय शेयर होती है उसमें जो अनपेड बैलेंस होता है, अनपेड अमाउंट होता है, आपकी उतनी लाइबिलिटी होगी। लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो फिर आपकी लाइबिलिटी उस फिक्स्ड अमाउंट की है जो अमाउंट आपने लिक्विडेशन के फेज में देने के लिए वायदा किया। नेक्स्ट था आपका कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज ये बताता है कि कंपनी की रजिस्टर्ड पूंजी क्या है, कंपनी की कुल कितनी शेयर कैपिटल है जिसके साथ वो बाजार में अपनी शुरुआत करने जा रहा है, इसे हम कैपिटल क्लॉज कहते हैं। इट स्पेसिफाइज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट ऑल्सो शोज हाउ द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू। इसमें ऑथोराइज कैपिटल आपकी क्या है, जिसको हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, और आपके जो कैपिटल है ये शेयर्स में कैसे डिवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताता है कि कंपनी को कौन कौन से, कंपनी की जो पूंजी है उसको कौन कौन से मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो इसमें एक मेंबर्स रजिस्टर बनता है। आप कंपनी के मेंबर तभी माने जाते हैं जब उस मेंबर्स रजिस्टर में आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताता है भैया इसमें सब्सक्राइबर कौन कौन है, उन्होंने क्या सब्सक्राइब कर रखा है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज में दिखाई देती हैं। क्लियर है? तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज बेसिकली मेंबर्स के बारे में बताता है कि किन लोगों ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका एड्रेस वगैरह भी आपको इसी सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मिलता है। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर टू द एमओए। एमओए को जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका नेम, एड्रेस, सिग्नेचर सब कुछ यहां पर होगा। दिस सब्सक्राइबर अग्री टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर ईच एंड बिकम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी। ये सब्सक्राइबर जो होते हैं कम से कम उनके पास 1 शेयर होना जरूरी है, और यही सब्सक्राइबर है जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स बनते हैं। तो ये जो आपको क्लॉजेस हैं, अगर आप इन क्लॉजेस को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी की जितनी लीगल बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपको उपलब्ध करा रहा है। और आप कौन है? थर्ड पार्टी है। आप कौन उस कंपनी के लिए? थर्ड पार्टी ना। तो किसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है? ये थर्ड पार्टी के साथ बेसिकली रिलेशन स्टैब्लिश करती है। अब है दूसरा आपका, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है सबऑर्डिनेट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम कंपनी की रूल बुक कह सकते हैं, कंपनी का बाईलॉज कह सकते हैं हम किसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एक कंपनी के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली बताता है कि इंटरनल मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। जैसे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेम्युनरेशन कितना होगा, उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। शेयर्स कैसे जारी किए जाएंगे, क्लियर है, कमीशन कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिलती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इंटरनल मीटिंग्स कैसे होंगी, ये सब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता रहा है कि कंपनी इंटरनली कैसे फंक्शन करेगी। यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जो इंटरनल रिलेशनशिप बनाने का काम कर रहा है, इंटरनल रिलेशनशिप को क्लियर कर रहा है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और वो बताता है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स कैसे होंगी, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी रेम्युनरेशन, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाई देगी। शेयर्स कैसे इशू किए जाएंगे, ये सब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाई देगा। इसीलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का बायलॉज या कंपनी के रूल बुक भी बोलते हैं। तो जो इंटरनल रेगुलेशंस है किसी कंपनी के, वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको दिखाई देंगे। देखिए क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को कैसे मैनेज किया जाएगा उसके लिए जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसमें आपको दिखते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इट एक्सप्लेन्स हाउ द कंपनी विल बी गवर्न्ड एंड ऑपरेटेड। कंपनी कैसे गवर्न की जाएगी, कैसे ऑपरेट की जाएगी। एओए डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड ऑफिसर्स। उसके डायरेक्टर, इंटरनल बोर्ड मेंबर्स की ड्यूटीज क्या होंगे, राइट्स क्या होंगे, उनका रेम्युनरेशन वगैरह भी यहां पर होता है। इट इंक्लूड्स रूल्स रिगार्डिंग इशू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स को कैसे इशू किया जाएगा, कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, इससे संबंधित रूल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग एंड पासिंग रेजोल्यूशन। इंटरनल जो मीटिंग्स होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मीटिंग कैसे होगी, कैसे रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे, वो सारे नियम यहां पर आपको दिखाई देंगे। इट कंटेन्स रूल्स रिलेटेड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकाउंट्स। डिविडेंड वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये आपको दिखाई देगा। एओए वर्क करता है सबऑर्डिनेट के रूप में। किसका सबऑर्डिनेट होता है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? और क्या है? एंड मस्ट बी कंसिस्टेंट विद इट। और इसको कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कोई बात कर रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं। जब भी ये ड्राफ्ट किए जाते हैं तो कोशिश किया जाता है कि ये कंसिस्टेंट हो, कंपनीज एक्ट के साथ भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ भी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्टर है, जो कंपनी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है थर्ड पार्टी को, दुनिया के सभी व्यक्तियों को। और ये दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बता रहा है कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, कंपनी की मीटिंग्स वगैरह कैसे होंगी, कंपनी में शेयर्स कैसे जारी किए जाएंगे, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स,
और रेमुनेशन वगैरह कैसे तय होगा, ये सब आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखने को मिलता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी आरओसी के पास रजिस्टर करती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इस पर हमने विधिवत तरीके से बातचीत कर ली है भैया, और कोशिश करिएगा कि किस क्लॉज में क्या है आर्टिकल, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। 4 मार्च से आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करिए, इस काम से छुटकारा पाके इत्मीनान से अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो समय तो है आपके पास सारे पेपर को ठीक से तैयार करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे बीत रहा है। ऐसा नहीं कि समय बढ़ रहा है, समय कम होता चला जा रहा है। तैयारी शुरू कर दीजिए। कैसे आपको अपने इलेक्टिव पेपर का चुनाव करना है उस पर मैंने एक सेशन किया है, आपको इसी चैनल के लाइव सेक्शन में दिख जाएगा। इलेक्टिव पेपर आप कैसे चुने, कौन सा इलेक्टिव पेपर आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, वीडियो आपको लाइव सेक्शन में दिख जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। इलेक्टिव पेपर क्लियर करने चुनने में आपकी वो काफी मदद करेगा। इनके अलावा आपके लिए महापैक के विषय में मैं लगातार आपको जानकारी देता रहता हूं। महापैक में आपको सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग पेड बैचेस, सबका एक्सेस मिल जाता है। 20-21 बैचेस में मिल जाते हैं आपको एक ही प्राइस पे करके। साथ ही साथ इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस में आपको हमेशा बताता रहता हूं, इसमें इलेक्टिव पेपर्स की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आपको इलेक्टिव पेपर इस महापैक में अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। कोई भी महापैक लेंगे सब में यही फैसिलिटी। इंडिविजुअल बैच की अगर हम बात करें तो थ्योरी का ये बैच है जो भी आपके लिए चल रहा है। बहुत जल्दी हम आपके लिए एमसीक्यू बैच भी लॉन्च करने वाले। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में एग्जाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर, या मैं 2 सब्जेक्ट आपके लिए डील करता हूँ, एक 4th कंपलसरी पेपर बीआरबीएल और अगर आपका इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो इन दोनों विषयों में अगर आपका कोई सवाल है तो आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए इस ग्रुप पर बना रहता हूँ। इस ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है। स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही तो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें आशीष सर JIB से IB एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अब मेरी जो मुलाकात होगी आपसे होली के बाद होने वाली। होली की एक दिन की छुट्टी है, होली मनाइए, उस दिन रिलैक्स करिए, रंगों का त्यौहार है, मजे से होली मनाइए। अगले दिन से फिर उसी जी जान से जुड़ जाइए, जैसे आप बहुत जो है इत्मीनान से अपनी जॉब में जुड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी मनोयोग के साथ वैसे आपको तैयारी में भी जुट जाना है। जाते जाते आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित होली खेलिए, पढ़ाई उसके बाद फिर शुरू कर दीजिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं होली के लिए। हैप्पी होली। थैंक्स अ लॉट।